सम्मानित मंच को नमन, मंच के सम्मुख बैठे हुए सभी सम्मानित जनों को नमन। और जब यहाँ खड़ा होता हूँ तो गुदगुदी सी भी होती है और संकोच सा भी होता है। वो इसलिए कि जितने लोग मंच पे बैठे हैं, जितने लोग इस सभागार में बैठे हैं, उनमें से कई लोग तो मेरे अध्यापक हैं। किन्होंने सीधे पढ़ाया है, किन्होंने किन्हीं के चरणों में बैठ के अनौपचारिक रूप से बहुत कुछ सीखा है। तो जब यहाँ मंच की तरफ आ रहा था, थोड़ा सा जो संकोच हो रहा था, जो मास्टर जी के सामने जाने वाला होता है, साथ ही थोड़ा सा साहस इसलिए भी बढ़ रहा था कि गलतियां पहले भी आपके सामने बहुत की हुई हैं। अब फिर करूंगा तो कान पकड़ के कोई भी दुरुस्त कर देगा, गलत कुछ रहेगा नहीं, सही सब कुछ हो जाएगा। इसलिए अपने मन की बात सीधे कहना शुरू करता हूं। डॉक्टर बाबूराम जी परिचय कराते हुए मुझे कहाँ घुमा लाए, गोंदर मेरे गांव में ले गए, सिरसा जहां मैं थोड़े दिन के लिए 8-7 वर्ष के लिए पत्रकारिता पढ़ाने चला गया था विश्वविद्यालय में, वहां ले गए। पर डॉक्टर बाबूराम जी वहां लेके नहीं गए जहां जाना मुझे सबसे अच्छा लगता है। वो कुरुक्षेत्र नगरी है जहां आना या जाना जैसे भी कहिए, वो सबसे ज्यादा गुदगुदाता है, सबसे ज्यादा आनंदित करता है। मेरा बचपन इस शहर में बीता है। इस शहर की गलियां, ब्रह्मसर के किनारे और चटोरपंथी के बहुत सारे जितने यहाँ ठिकाने हैं, जिनको बाल्यावस्था में, जिनका मेरे जैसे जो थोड़ा सा ज्यादा चटोरा खाने वाले लोग हैं, उनको तलाशा करते हैं, वो सारे ठिकाने मुझे वर्ड्सवर्थ के डैफोडिल्स की तरह याद आते हैं। और उससे भी ज्यादा बहुत सारे लोगों को सपनों में अपना कॉलेज याद आता होगा। डॉक्टर साहब, आदरणीय सिन्हा साहब, बहुत सारे लोगों को यूनिवर्सिटी याद आती होगी। मुझे ना यूनिवर्सिटी ज्यादा याद आती, ना कॉलेज ज्यादा याद आता। मुझे सबसे ज्यादा अगर याद आते तो गीता निकेतन याद आती। और आदरणीय डॉक्टर बाबूराम जी ने शायद पढ़ाया है ना वहां, है जी, मेरे अध्यापक रहे हैं। मुझे लगता है 1 वर्ष जब मैं स्कूल में नन्हा सा बालक होऊंगा, 6ठी या 7वीं क्लास में मैं गीता निकेतन में आया था, तो आप मेरे हिंदी के अध्यापक वहां रहे होंगे। आपको सामने पाके मैं सचमुच गदगद हूं, अभिभूत हूं। तो ऐसे स्थान पर आना, ऐसे विद्वत जनों के बीच में आना, ऐसे गुरुजनों के बीच में आना, जिनके कारणों से संभव हुआ, उन आयोजकों को अगर मैं एडिशनल नमन ना करूं, अतिरिक्त आभार अभिनंदन उनका ना करूं, तो फिर मेरे सिर पे कर्ज रह जाएगा। तो मैं केवल कृष्ण जी का, उनकी टोली का, सिंगला साहब का हृदय से आभारी हूं, अपनी ओर से भी और मंचस्थ दूसरे जो विद्वान, जिनके बीच में मैं इकलौता अविद्वान शब्द पता नहीं होता है कि नहीं, मैं इनके बीच में बैठा हूं। आप सबकी ओर से भी मैं आयोजकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहुत आनंद से का समय है, दौर है। हो सकता है इस देश में अभी भी कुछ लोग टेलीविजन पर, अखबार में ये प्रश्न करते हो, अच्छे दिन कहाँ हैं, अच्छे दिन आए कि नहीं आए। उनके अच्छे दिन के कुछ पैमाने हो सकते हैं। कुछ लोगों के अच्छे दिन के पैमाने शायद वो कुछ लाख रुपए उनके खाते में आए ना आए, ये हो सकता है। कुछ लोगों के अच्छे दिन के पैमाने कुछ और हो सकते हैं कि उनके निजी कोष किसी गलत तरीके से भरे गए कि नहीं भरे गए। लेकिन इस सभागार में जो लोग बैठे हैं, इस मंच पर जो लोग बैठे हैं, इनमें से किसी से पूछ लीजिए, मुझे विश्वास है कि उनके अच्छे दिन के जो पैमाने हैं, वो पैमाने तो निरंतर दिन प्रतिदिन भरते जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि सच में अच्छे दिन आ गए? आज कुरुक्षेत्र की धरती पर पैदा हुई भगवत गीता, देववाणी संस्कृत, योग, ये सब चीजें, मां सरस्वती नदी, ये सब चीजें जब भारतवर्ष के नेतृत्व के चिंतन के केंद्र में हो, धुरी में हो, तो इससे अच्छे दिन क्या होंगे? क्या ये चीज हम सबको गुदगुदाती नहीं है, गदगद नहीं करती है? मैं अपने बारे में तो पक्के तौर पर कह सकता हूं कि जब ऐसे माहौल में खड़े होने का, बोलने का, ऐसे लोगों के बीच में बैठने का अवसर होता है, तो अपन को तो कंफर्म हो जाता है कि इन्हीं अच्छे दिनों के लिए वास्तव में हम तो बाल्यावस्था से इंतजार में थे, तड़प रहे थे,
वास्तव में वो अच्छे दिन जिनके लिए हम लोग तपस्यारत थे, साधनारत थे, परिश्रम कर रहे थे, और हमने तो कुछ नहीं किया। हमसे पहले की कई पीढ़ियां, कुछ पीढ़ियां निकल गई जिनको अपने तप का प्रतिफल प्रत्यक्ष देखने को, उसका अनुभव करने को, उसका आनंद करने का भी अवसर नहीं मिला। वो अच्छे दिन आ गए हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे खाते में हमारे बुजुर्गों के किए हुए जो तप था उनके भी लाखों करोड़ों वो चले आए हैं। इसलिए बहुत आनंद का, सुकून का ये समय है। मंत्रोच्चार के बीच दीप प्रज्वलन होना गदगद करता है। हिंदी का बढ़ता हुआ महत्व गदगद करता है। संस्कृत का बढ़ता हुआ महत्व गदगद करता है। तो निसंदेह बहुत अच्छा समय आ गया है देश का, और इस दिशा में हम बढ़ेंगे। आपके सामने हुआ ना योग की बात करते हुए क्या होता था, क्या भावना आती थी। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे या उससे पहले के दौर में, योग का अर्थ किसी मतलब एक पुरातन सी विद्या है, किसी को पता नहीं लाभ होता है कि नहीं होता है, कोई बात करता भी था अगर हमारे जैसा कौशल साहब के साथ उनसे सीखते सीखते कोई योग पर गर्व की अनुभूति करता भी था और उसको अभिव्यक्त भी करता था, तो लोग ये कहकर नकारने की का प्रयास करते थे कि ये भी पुरातन पंथियों में शुमार हो गया, ये भी पिछड़े से लोग हैं, पुराने से हैं, गुरुकुलों तक सीमित रहने वाली चीज है। आज योग कहाँ है? उसकी योग की वैश्विक स्वीकार्यता जो बनी है वो गदगद करती है। वो अच्छे दिनों के बड़े प्रमाण के रूप में हमारे सामने है। उन्हीं अच्छे दिनों में हम लोगों को भी कुछ काम करने का मौका मिला है, और मैं और डॉक्टर विजय दत्त जी जिस अकादमी में काम करने के लिए हमको सरकार ने कहा है कि आप जरा जुटिए, इस मोर्चे पर तैनात होइए, बहुत संक्षेप में उसके 2-3 बिंदुओं की तरफ कुछ बातें डॉक्टर साहब ने कह दी। कुछ मैं उसको बढ़ाते हुए असल में वहाँ चलेंगे, फिर हम सब मिलके उस मोहल्ले में चलेंगे जहाँ डॉक्टर सिन्हा को सुनेंगे, जिनको सुनना बचपन से आज तक वैसे ही आनंद देने वाला होता है जैसा, मतलब उसको शब्दों में बयान करना सचमुच मेरे लिए तो बड़ा टेढ़ा काम है। स्कूल के दिनों से लेके आज तक उनसे मिलने का अर्थ होता है किसी बड़े से पावर हाउस के साथ अपना छोटा सा कनेक्शन जोड़ देना। तो ऐसे डॉक्टर सिन्हा को हमको सुनने के लिए ज़्यादा समय लगाना चाहिए। अकादमी में हम कुछ काम जो शर्मा जी ने बताया वो करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा मीडिया का व्यक्ति हूँ। ग्रंथ क्या है, ग्रंथ की अवधारणा क्या है, ये सब बातें बड़े बड़े विद्वान लोग कर लेंगे। मैं जो अधुनातन चीज उसके साथ जोड़ी जानी चाहिए उस धारा की तरफ इंगित करके फिर अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। ग्रंथ कहते ही अभी हाल हमको एक अवधारणा मानो में बनी हुई है। ग्रंथ कहते ही हम 5000 साल पहले मानो चले जाते। ग्रंथ कहते ही सीधे तौर पर श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, वैदिक काल तक की तरफ हम सहजता से सरक जाते हैं, और जब उस युग के साथ वहां हम जाते हैं तो हमें यूं लगने लगता है जैसे आज वाला जो ये कालखंड है जहां हम खड़े हैं, जिस प्रौद्योगिकी के वायुमंडल परिवेश में हम सब बैठे हैं, जी रहे हैं, इसका उससे भला क्या नहीं। तो वो जो गैप है, मुझे लगता है हम अब जो अकादमी की नई टीम बनी है उस गैप को, उस अंतर को भी मिलाने का प्रयास करेगी। हमने सोचा है, हम कितना कर पाएंगे ये तो समय बताएगा। हमने ये सोचा है कि जब ई बुक्स की बात हो रही हो तो ई ग्रंथ तो होना चाहिए। हमारे सभी ग्रंथ, अकादमी के तमाम प्रकाशन, नए पुराने, वो ई प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध क्यों नहीं होने चाहिए? क्यों? हार्ड कॉपी का महत्व तो देखिए कभी खत्म नहीं होगा। आपके पुस्तकालय में रखा हुआ ग्रंथ, उसका महत्व, उसका वजन, वो तो उसकी उपयोगिता तो कभी समाप्त नहीं होगी, ना घटने वाली है। परंतु कितना सुकूनदायक हो कि मुझे कुछ तत्काल पढ़ना है, मेरे जैसे आदमी को जो टेलीविजन पे जिसको शाम को पता नहीं किस दिशा में डायरेक्शन में मोड़ के कौन से स्टूडियो में घुस के किस विषय पर बात करने के की परिस्थिति में फंसना पड़ जाए, मुझे तत्काल कुछ पढ़ना है। मैं कौन से पुस्तकालय जाऊं, मैं कहाँ जाऊं? मैं डॉक्टर साहब को फोन करता हूं, डॉक्टर सिन्हा जी से मार्गदर्शन के लिए। मान लीजिए गुरुजी उपलब्ध ना हो, कौशल साहब का फोन आउट ऑफ रीच हो जाए, फंस गए।
संग्रह मेरे इतना बड़ा हमेशा नहीं हो सकता कि उसमें डॉक्टर सिन्हा जितना बड़ा कोई पुस्तकालय अपने घर पर भी मेरे बना हुआ हो। तो इस युग में जब गूगल गुरु एक क्लिक ऑफ अ बटन के साथ आपको सारी दुनिया का सब कुछ उपलब्ध करा सकता है, तो हमारे ग्रंथ वो ई प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध क्यों नहीं होने चाहिए? ये काम अब तक हो जाना चाहिए था। अब तक जिन लोगों के हाथ में काम था, शायद उनको उसका महत्व ध्यान में नहीं आया। मुझे लगता है निजी तौर पर और मेरे साथियों को भी कि ये काम तत्काल करने का काम है। हमारे तमाम प्रकाशन वो ई बुक की फॉर्म में भी भविष्य में उपलब्ध होंगे, इस बात का हमने संकल्प लिया है। अभी ई बुक से आगे भी चली गई दुनिया। हमारे महेश जी सुबह सुबह पता नहीं शाखा आजकल जा पाते हैं कि नहीं, जा पाते हैं, संघ स्थान पे जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो शाखा नहीं जाते हमारे कार्यकर्ता या और दूसरे मित्र जिनका शायद संघ स्थान से कोई ताल्लुक ना हो, सुबह सैर पे तो अधिकांश लोग जाते हैं ना। सैर पे नहीं जाते, ब्रह्मसर पे नहीं जाते, तो अपने आंगन में तो सब सैर करते हैं ना। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ये कल्पना हम क्यों नहीं कर सकते कि कुछ अच्छी पुस्तकें, कुछ अच्छे ग्रंथों के कुछ अंश, चमत्कारिक अंश, जादुई प्रभाव रखने वाले अंश, वो ऑडियो बुक की फॉर्म में उपलब्ध क्यों नहीं? सैर पर निकले प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन जी और उनके टेलीफोन में, उनके एंड्रॉयड फोन में ऑडियो बुक की फॉर्म में एक ग्रंथ पढ़ा हुआ है। उसका एक अध्याय उन्होंने तय कर लिया, आज तो उसको सुना जाना। ईयरफोन लगाया, टहल भी रहे हैं, सैर भी हो रही है और पढ़ना नहीं, सुनना। तो श्रव्य ग्रंथ भी की कल्पना भी हम लोग सोचते हैं कि साकार करें। अच्छी कहानियां, मान लीजिए कोई बृहद ग्रंथ है तो उनके चुनिंदा अंश, उनको कम से कम हम ऑडियो बुक की फॉर्म में लेकर आए। इस बात का भी हमने विचार किया है। इसके लिए अगर अकादमी के कार्यालय में एक आधुनिक स्टूडियो भी हमको बनाना पड़ा तो ये स्वर्ण जयंती का स्वर्णिम अवसर है। सरकार के खजानों के मुंह भी खुले हुए हैं और उड़ान की पूरी छूट इस वर्ष में सबको मिलने वाली है, विश्वविद्यालय से लेकर के। अकादमियां तो विश्वविद्यालयों के सामने कभी कभी मुझे लगता है बहुत छोटी चीज है, सबके पास वो अवसर होने वाला है। हम अपने वहां अकादमी में भी ये काम करेंगे। तो ग्रंथ सुनने के बाद हजारों साल पीछे की तरफ हमारा मानस पटल न जाए। ग्रंथ माने आज के प्लेटफॉर्म पर भी, आज के पटल पर भी वो दिखाई दे, सुनाई दे, उस दिशा में भी हम काम करने वाले हैं। आज क्योंकि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में है और यहाँ अनेक विद्वज्जन बैठे हुए हैं, मैं इस अनुरोध के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हम लोग जो काम करने चले हैं उसको करने के लिए हमारे पास केवल आइडियाज हैं और आइडियाज के साथ एक छोटी सी टोली है। साधन शायद सीमित नहीं है, अभी हाल ही लगता है, होंगे तो बढ़ा लेंगे। साधनों की कोई चिंता नहीं है। इस देश में वैसे भी साधनों पर आश्रित कोई काम नहीं हुए। संकल्पों के सहारे हमारी तो उड़ान हमेशा रही है। संकल्प है, आइडियाज हैं, विचार हैं, छोटी सी टोली है। उस टोली को विश्वविद्यालयों के जो प्रबुद्ध विद्वान हैं उनकी कदम कदम पर जरूरत पड़ेगी। हम जिस दिशा में बढ़ना चाहते हैं, आपके बिना, आपके सहयोग के बिना, कंधे का सहारा लेना पता नहीं अच्छा होता है बुरा होता है, लेकिन आपका आश्रय लिए बिना, आपके प्रश्रय के बिना, आपके सहारे के बिना और आपके सामर्थ्य को अपने वाले सामर्थ्य में जमा किए बिना हमारी दुकान भी चलने वाली नहीं है। इसलिए आज इस गोष्ठी के बहाने आप सब हमारे संकल्प में अपना अपना सामर्थ्य जोड़ करके जाएं, अपना अपना संकल्प का सामर्थ्य उसमें समाहित करते हुए जाएं। इस अनुरोध के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भूल चूक जो मुझसे हुई हो अपनी बात कहने में, उसको भूल चूक के दो फार्मूले हैं, भूल चूक लेनी देनी और एक भूल चूक माफ। तो भूल चूक लेनी देनी में अपना कोई विश्वास नहीं, सीधी बात है, गलतियां करेंगे, भूल चूक तुरंत माफ करनी चाहिए। आप सब हमसे बड़े भी हैं, विद्वान भी हैं, सयाने भी हैं, तो भूल चूक के लिए माफी मांगते हुए मैं
एक बार पुनः आयोजकों का आभार व्यक्त करता हूं और मंचस्थ विद्वानों को पुनः हाथ जोड़कर उनका नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बेशक। और